let us start the next unit, that is E.M.I, AC and E.M.W, electromagnetic induction, alternating current and electromagnetic waves. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट बहुत छोटा होता है, 2-3 मार्क्स का आता है. E.M.I और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा होती है. समझ नहीं आता कि ऑल्टरनेटिंग करंट में फेजर डायग्राम कैसे बनाएं, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके अलावा उसकी जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, पावर एंड ऑल, वो सब कैसे लिखें. सो न्यूमेरिकल्स भी इसमें अच्छे खासे होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं. एंड सबसे बड़ी चीज 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट से जरूर आता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है. इसको हम पूरा बढ़िया तरीके से सीरीज में सेट करके रखेंगे कि LC सर्किट, LCR सर्किट, उसके बाद RC सर्किट, ये सारी चीजें हम एक सीरीज में आपको बताएंगे. और वो सीरीज में ऐसा बताएंगे कि आपको फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इसलिए कंटिन्यूअसली बिल्कुल हर एक वीडियो को सीरियल में पूरा वॉच करिएगा और लिखने पहले पूरा वॉच करिए, इसके साथ साथ लिख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा. जो भी चीजें आपने देख के छोड़ दी वो सब आपकी कुछ भी नहीं होगा. एग्जाम के टाइम पर आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे. एग्जाम के टाइम पर क्या चीज रिकॉल कर पाएंगे? जो आपने पढ़ा, लिखा, वीडियो में देखा, लिख कर जरूर देखना. अगर लिख के नहीं देखा, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट E.M.I, AC and E.M.W. The first question is motional E.M.F. Remember, emotional होने की जरूरत नहीं है. मोशनल EMF. मोशनल EMF अगर बोलेगा तो बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. मोशनल EMF का मतलब रॉड मूव कर रहा होगा. अब NCERT में आप देखेंगे रॉड जो होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, रॉड के सेंटर पे उसको फिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद में एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड से रॉड को पूरा घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं. उसमें मोशनल EMF कितना डेवलप होता है. यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. रॉड इज मूविंग इन द क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड and what will be the EMF induced across the ends of the rod, and that is what we call motional EMF developed across the ends of the rod. Question number 1, we start E.M.I, AC. पहले एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम जो होगा वो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट डायग्राम, नीट, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर डायग्राम होना चाहिए. सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको लिख के बोला जाता है. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय वेक्टर B. एंड नाउ अ रॉड, दिस इज द रॉड एंड दिस रॉड इज ऑफ लेंथ स्मॉल l. इस रॉड की लेंथ है स्मॉल l. ये लेंथ ऑफ द रॉड है विच इज गिवन स्मॉल l. आप जानते हैं मेटेलिक रॉड इज कंपोज्ड ऑफ मेटेलिक रॉड हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस. सरफेस पर, मेटेलिक रॉड के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये रॉड वेलोसिटी v से आगे की तरफ मूव कर रही है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जहां पर भी डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा वहां पॉजिटिव चार्जेस आएंगे. याद रहे, मैग्नेटिक फील्ड के केस में डायरेक्शंस जहां भी निकालनी होती हैं, वो जितने भी आपको रूल बताए गए हैं, राइट हैंड थंब रूल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया, वो सभी सारे के सारे लॉज जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, उसकी डायरेक्शन को बताते हैं. हालांकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मुझे डिस्कशन करना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन गलत ना हो, तो इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज पर डिस्कस करेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिधर मूव कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे. पॉजिटिव चार्ज पर जिधर भी फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे. हम सिर्फ इसलिए पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर लॉज डायरेक्टली लग जाते हैं, उसमें और कुछ सोचना नहीं पड़ता. ध्यान से देखिए, दिस rod is moving in the forward direction with velocity v. The length of the rod is given L and the magnetic flux density is vector B. Now let us consider a positive charge is here. ये एक पॉजिटिव चार्ज है. अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स. जब रॉड आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आगे की तरफ मूव करेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे तो डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या इसके ऊपर जहां पर भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनका भी सेम डायरेक्शन में सारे चार्जेस मूव कर रहे होंगे। अब हमें यह देखना है कि पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ जनरेट होगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन परपेंडिकुलर इनसाइड, the velocity of the charge is along this direction, so the positive charge will experience force in the upward direction. So all the positive charges will accumulate in the upward direction. Actually हमको कहना ये चाहिए कि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस विल accumulate in the bottom, नीचे की तरफ ये नेगेटिव चार्जेस accumulate होंगे। नेगेटिव चार्जेस का एक्युमुलेशन बॉटम की साइड पे होगा। अगर नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ जा रहे हैं देन पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अंडर व्हाट कंडीशन? बिकॉज नेगेटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक, पॉजिटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फोर्स वो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताया, ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स जब ऊपर की तरफ लगेगा पॉजिटिव चार्जेस पर, तो पॉजिटिव चार्जेस विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप नेगेटिव चार्जेस वो माइग्रेट करने लगेंगे। इसके बाद में हमेशा पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। दिस विल हैपन अप टू द सर्टेन डिस्टेंस या अप टू द वेरी स्मॉल टाइम। कुछ टाइम के बाद वेरी सून द टाइम विल कम कि जब यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। सो दिस पॉजिटिव चार्ज आफ्टर सम टाइम विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे की तरफ ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है शुरुआत में बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ना यहां कोई पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ना यहां कोई नेगेटिव चार्ज है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऊपर बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नीचे बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स शुरुआत से ही लगेगा और अंत तक लगता रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फोर्स रहेगा दैट इज Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ध्यान से देखिएगा, चार्ज यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल रिमेन फिक्स्ड, वेलोसिटी विल रिमेन फिक्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल रिमेन फिक्स्ड एंड थीटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है, सो 90 डिग्रीज विल बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड magnetic field. So this will also remain fixed. मतलब ये हुआ magnetic force from beginning till end will remain fixed. What will change? Change होने वाली चीज है that is electric force, electrostatic force. Electrostatic force क्या होगा? That is Q into E. Electric field E है और Q यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Q into E. शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जब T इज इक्वल टू जीरो पर ये लॉर्ड मूव करना शुरू किया था। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा। धीरे धीरे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। अब देखिए, मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाता हूं और उस वीडियो में आपको यह दिखेगा कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे कांस्टेंट रहेगा और इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे चेंज होता जाएगा। देखिए, यहां पर T इज इक्वल टू जीरो यहां पर है और स्टेडी स्टेट T इज इक्वल टू T पर आएगा, जहां पर आप देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स that will remain same throughout। ये देखिए बराबर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है which is F is equal to QVB sin थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है इसलिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स T इज इक्वल टू जीरो पर ऑलमोस्ट निल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ने लगा, फिर और बढ़ने लगा। फाइनली आप देखेंगे दैट इलेक्ट्रिक फोर्स
will becomes equal to the magnetic force. इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर खूब सारे चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर खूब सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाएंगे, so this accumulation of the charges will give strength of the electric field up to that extent कि ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स और नीचे का इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो एट स्टेडी स्टेट magnetic force, electric force will becomes equal to magnetic force. That means QE will be equal to QVB sin theta. और यहां से हमको पता चलेगा that electric field will becomes equal to VB sin theta. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा हम लोग ये जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है. If the separation between the two positive and negative electrodes is a small l, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि दिस सेपरेशन l, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ स्मॉल l, and which can be written as E induced divided by L. So E induced की वैल्यू क्या हो जाएगी? That is L multiplied by electric field E. और from equation number 1, what is the electric field E? That is V into B into sin theta. So this will be BVL sin theta. L पहले से था, B into V sin theta. BVL sin theta. यहाँ पर आप देख रहे हैं sin theta. Theta is the angle between velocity vector and magnetic field. So E induced will be equal to BVL sin 90. Theta का वैल्यू हो जाएगा 90 degrees here. So this will be sin 90. So this formula is BVL here. Induced motional EMF, that will be equal to BVL. बवाल फॉर्मूला हो गया भैया. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेलोसिटी, लेंथ. इस रॉड के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ ज्यादा होगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड ज्यादा है, लेंथ ऑफ द रॉड ज्यादा है. सो दिस इज मोशनल ईएमएफ. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है एक PQRS एक वायर फ्रेम दिया हुआ है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. PQRS is a wire frame, and this wire frame is kept in the external magnetic field. This is PQRS is kept in the external magnetic field. Let's consider this is the magnetic field. Like this. The strength of the magnetic field is B. B is the strength of the magnetic field. Next is a rod CD. CD is a rod which is here. ये एक CD rod है, and this metallic rod is moving in the forward direction with velocity V. V velocity से ये CD rod आगे की तरफ move कर रही है. अब हमको क्या निकालना है? That this is C and this is D. We have to find out what will be the induced EMF across the ends of the rod. After that, we have to find out the induced current flowing in the rod or flowing in the closed circuit. And after that, few more things we will find out कि अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस में वो भी पूछा जा सकता है. देखिए, मान लेते हैं डेल्टा t टाइम में the rod will move in the forward direction. ये एक नया पोजीशन आया रॉड का. डेल्टा t टाइम के बाद रॉड यहां पहुंच गया. रॉड हैज रीच्ड दिस पोजीशन आफ्टर टाइम डेल्टा t. सो इधर से इधर डिस्टेंस कवर्ड जो होगा दैट विल बी डेल्टा x एंड द टाइम टेकन इज डेल्टा t. डेल्टा t विल बी द टाइम टेकन बाय द रॉड. आगे की तरफ ये डेल्टा t टाइम में ये रॉड आगे की तरफ बढ़ा. नाउ हाउ मच एरिया इज traced by the rod. Rod ने कितना एरिया ट्रेस किया है in the forward direction? This will be the area traced by the rod in the forward direction. So, area swept by the rod, that will be equal to the length of the rod is already given in the question, that is small l. So, area
swept by the rod, that is L into delta x. Delta x is the distance covered in the forward direction. Now what will be the change in the flux? Delta phi will be equal to B multiplied by delta A. B multiplied by delta A, that will be the change in the flux. Multiply करते हैं तो B L delta x, this will be the change in flux. And we know induced EMF क्या होता है? Rate of change of flux with respect to time. So E induced, that will be equal to minus delta phi by delta t. आप जानते हैं जो माइनस साइन होता है वो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग होता है. माइनस साइन केवल ये बात बताता है दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज डेवलप्ड. बाकी मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में साइन की कोई जरूरत नहीं होती है. सो यहाँ पर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी बी एल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करेंगे. सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज व्हाट वी कॉल वेलोसिटी v. So this will be BLV. So E induced फिर से बवाल हो गया, that is BVL या BLV, magnetic flux density, length, velocity. Now what will be the current and what will be the direction of current? Remember to find out the direction of current, वैसे हमने जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखा है उसमें हमको ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. उसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तरह यूज करें, रिमेंबर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तरह का कोई चीज नहीं होती है, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अगर हम राइट हैंड रूल बना दें, राइट हैंड पे यूज करें, तो वो लेंजेस लॉ की तरह काम करने लगता है. राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर रहे हैं. रिमेंबर डायरेक्टली राइट हैंड रूल यूज करें या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करें और उसके बाद में हम लेंजेस लॉ लगाएं, तब भी हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्लस लेंजेस लॉ इज इक्वल टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो ये प्लस वाला चक्कर क्यों करें, डायरेक्टली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं. देखिए रॉड मूव किधर की तरफ कर रही है, इधर की तरफ. सो ये थंब है, अंगूठे का डायरेक्शन, फोर्स इधर की तरफ मूव कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड. सो करंट की वैल्यू ये इस तरफ होगी. करंट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. आई एम शोइंग the direction of current, that will be like this. This will be the direction of current. ये है direction of current. Current की direction Fleming's right hand rule, FLEMINGS, Fleming's right hand rule for induced current. Induced current के लिए Fleming's right hand rule use करेंगे और ये direction of the current आया. After this, current की value कैसे निकालें? That will be I, यानी कि करंट I will be equal to I induced current जो होगा that will be equal to induced EMF divided by the resistance of the closed circuit. Remember resistance of the closed circuit कौन सा है? CQRD. ये closed circuit है, इसका resistance मान लेते हैं कैपिटल R है. तो फॉर्मूला induced EMF का आ जाएगा that is BVL divided by कैपिटल R. पहली चीज induced EMF, दूसरी चीज induced current और तीसरी चीज हम और निकाल के आपको दिखाते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये रॉड जो आगे की तरफ मूव कराया जा रहा है. सो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉड FM विल बी इक्वल टू होता है IBL sin थीटा. करंट I इंड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय L इनटू sin थीटा. यहाँ पर IBL sin थीटा में थीटा क्या चीज होती है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द लेंथ. तो आप देख रहे हैं लेंथ तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है, तो वो एंगल 90 हो जाएगा और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा. I induced into B into L. अब I induced into B into L, I induced की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई कैपिटल R. तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉड. और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यही मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा. तो ये भी होता है टू कीप द रॉड मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द फोर्स exerted by the external agent? Same answer, that is B square L square V divided by capital R. Now the next important thing is this, what will be the power extended by the external agent, power expanded by the external agent. सो एक्सटर्नल एजेंट कितनी पावर एक्सपैंड कर रहा है और वही पावर हमको इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म्स में भी मिलती है.
So that power will be equal to force, magnetic force experienced multiplied by velocity. मैग्नेटिक फोर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसे वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट दैट इज b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R. सो ये पावर एक्सपेंडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट कहें या फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन दिस क्लोज्ड लूप. लास्ट वन दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in time t to move the rod. Work done by external agent. By external agent that will be in time t, in time small t. Time small t. Small t time में external agent कितना वर्क करेगा? That work will be equal to power multiplied by time. जो एक्सटर्नल एजेंट पावर जनरेट कर रहा है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो दिस विल बी सिंपली b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय टाइम t. याद रहे एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है. वो ग्राफ भी काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग. बट जो एनसीईआरटी के जो स्पेशल वीडियोस बने हैं उसमें आप देखेंगे कि इसका ग्राफ का डिस्कशन एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट वहां पर आपको मिलेगा. राइट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा कि उसमें वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. बी वी और एल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू लगा दीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू लगा दीजिए, लेंथ की वैल्यू लगा दीजिए एंड यू कैन गेट द आंसर इजीली. यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसमें आप वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका आंसर 0.2 वोल्ट आएगा. वैल्यूज इसमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू 0.2 वोल्ट आएगी. क्वेश्चन नंबर 3 आप वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने आप कर सकते हैं. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड हाउ वी डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड आफ्टर दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. ये 3-4 चीजें करनी है. व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडक्टेंस में ये होता है दैट फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Phenomenon of electromagnetic induction in a coil in which the induced EMF or opposing induced EMF is set up in the coil, in the same coil because of the change in current. मतलब कोई भी coil है उसमें अगर हम जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट को अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें एक induced EMF डेवलप होता है, वो opposing induced EMF डेवलप होता है. That is because of the self induction. दूसरी चीज, वो जो opposing induced EMF डेवलप होता है वो सेम coil में opposing induced EMF डेवलप होता है. So how we say that the phenomenon of electromagnetic induction in a closed coil and EMF induced is developed, opposing EMF induced is developed because of the continuous change in the current is what we call as self inductance. Self inductance जो है, जैसे हमने देखा E induced यहाँ पर जो डेवलप होगा that will be equal to minus L di by dt. You know what is di by dt? L is called self inductance. ये self inductance है. Remember, self inductance हो गया, resistance हो गया, capacitance हो गया. ये बिल्कुल similar properties है, एक ही तरह की properties है. अलग अलग cases में electricity में resistance होता है, capacitance होता है electrostatics में, और inductance होता है यहाँ पर electromagnetic induction में. ये सारी properties physical parameters पर depend करती हैं. जैसे L यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल दैट कैन बी रिटन एज E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय di by dt. di by dt means rate of change of current. Self inductance is the induced EMF in the coil per unit rate of change of current. How we define the self inductance of a coil या coefficient of self inductance? That coefficient of self inductance is the induced EMF in the coil per unit rate of change of current. Per unit rate of change of current में जो induced EMF develop होता है, that is what we call as self inductance of the coil. Self inductance of the coil का जो unit होता है that is Henry. And remember जो basic units हैं यहाँ पर ये हो गया volt, ये हो गया second और ये हो गया एम्पेयर.
ये बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में है. सो 1 हेनरी विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. हाउ वी डिफाइन 1 हेनरी? 1 हेनरी किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट EMF इज सेट अप पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए मतलब इसमें देखें, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड. सो व्हाट इज 1 हेनरी? 1 Henry is the inductance of the coil when 1 volt EMF is induced for per unit rate of change of current. So this is what we understand by 1 Henry. Now after this, next important चीज जो इसमें हमें derive करनी है वो derive करना है inductance, self inductance का formula derive करना है for a solenoid. ये देखें, ये solenoid है, ये solenoid का coils हैं and यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक वेरिएबल करंट फ्लो कर रही है. करंट ये रियोस्टेट है जिसमें आगे पीछे करके हम करंट को चेंज कर सकते हैं. सोलेनॉइड है, इट्स अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड. करंट I इज फ्लोइंग. नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स व्हिच इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. करंट अगर चेंज होगा तो फिर उससे लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होगा. After this we can write down that N5 will be equal to Li. L is the self inductance, या coefficient of self induction. So we can write down that L will be equal to N5 divided by I. Very simple. Now after this, flux क्या है? Flux linked with this solenoid coil, that will be B multiplied by A. B का मतलब magnetic flux density multiplied by area of the solenoid. So this will be equal to N number of turns. Phi is B into A area divided by current I. Magnetic flux density at the center of the solenoid. Long solenoid में जो central region होता है जहां पर बिल्कुल parallel magnetic field जाती है, magnetic lines of forces होती, magnetic field की value होती है mu naught Ni. So this is mu naught small ni. आप समझिए small n क्या होता है? Number of turns per unit length. So mu naught Ni into this is कैपिटल A, इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय I. तो आप देखेंगे ये करंट तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा. एक काम और करते हैं, यहां पर स्मॉल n जो लिखा हुआ है वो पहले से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है. जो कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में हम बना लेते हैं. तो क्या करेंगे? स्मॉल l से डिवाइड कर दे रहे हैं और स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैपिटल N अपॉन L कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल n अगेन. तो यहां पर जो L आएगा दैट विल बी म्यू नॉट n और यहां पर स्मॉल n एक और आ जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा और कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय लेंथ स्मॉल l, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल l. क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड लिख सकते हैं इसको. So this can also be written as length, यानी कि a self inductance of the solenoid is mu naught n square V. That means V stands for volume of the solenoid. ये volume of the solenoid coil, ये inductance आ गया, self coefficient of self induction for the solenoid mu naught n square V मतलब volume of the solenoid. इसी तरीके से डिफरेंट अलग अलग तरह की कॉइल्स के लिए भी हम सेल्फ इंडक्टेंस या सोलेनॉइड के कॉइल के लिए या फिर किसी भी दूसरी कॉइल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. राइट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये बोल रहे हैं दैट अ कॉइल हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि कैपिटल L सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.05 हेनरी. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF in it when the current flowing through it changing at the rate of 100 ampere per second. बिल्कुल सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. इंड्यूस्ड EMF निकालना है और हम जानते हैं -LdI/dt होता है. सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.05 और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उन्होंने दिया हुआ है 100.
So simple, and answer is 0. This will be 5 volt. 5 volt will be the induced EMF. इस तरह के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं. सो ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है. induced EMF is minus LDI by dt. The next question में बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया. क्वेश्चन नंबर 6 है. एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले एरिया लिखते हैं 50. जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हम लिख लेते हैं, दैट इज 10 to the power -2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. एम के सिस्टम में सारी चीजें लिखनी है, तो ये 5 into 10 to the power, ये -4 हुआ, ये -3 मीटर स्क्वायर. पहली बात, एरिया दिया हुआ है. उसके बाद में एंड 100 नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन 100. जहां पर जरूरत होगी हम 100 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करेंगे. इसके बाद है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 10 to the power -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर. This is Weber per meter square. Now, if the coil is withdrawn from the field in 40 milliseconds, coil को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने में जो टाइम ले रहे हैं वो 40 मिलीसेकेंड है. 10 to the power -3 कर दीजिए, तो ये सेकेंड्स आ जाएगा. 10 to the power -3 सेकेंड्स. इतने टाइम में कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं. तो कॉइल को बाहर निकालने का मतलब इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और जो फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा दैट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ. फाइनली क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए कह रहे हैं. कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे? पहली बात, हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकलेगा ई इंड्यूस्ड, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए हैं माइनस साइन के साथ, n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल्टा फाई. डेल्टा फाई का मतलब ये हुआ दैट इज फ्लक्स चेंज. डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल. दैट विल बी इक्वल टू, जैसे ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा. और जब इनिशियली ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के फील्ड में रखा हुआ है, तो वहां पर इसमें से फ्लक्स लिंक होगा. फ्लक्स लिंक जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाई B into A, वो फ्लक्स लिंक होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखिए हम लोगों ने निकाला है, दैट इज 10 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो आ रहा है दैट इज 5 into 10 to the power -3. फाइनली आंसर आएगा दैट इज 5 into 10 to the power -5. और ये वेबर में आ रहा है. दिस इज फ्लक्स चेंज, डेल्टा फाई आ रहा है. एन फाई का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में आंसर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. अच्छा, ये पहले हमने 0 लिखा था, इसको हम 0 से माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा. दिस हियर ऑल्सो दिस विल बी विद द नेगेटिव साइन. माइनस साइन के साथ जब हम वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई जो टाइम है दैट इज 40 into 40 multiplied by 10 to the power -3, and finally induced EMF comes out to be 0.125 volt. So remember, जो चेंज इन फ्लक्स है वो निकालने में बहुत सावधानी रखनी है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसमें से कॉइल को बाहर निकाला जा रहा है. शुरुआत में कॉइल में रखा हुआ था तो इनिशियली उसमें फ्लक्स पूरा लिंक होगा. जब बाहर निकल जाएगा तो उस समय फ्लक्स 0 हो जाएगा. सो फाइनल फ्लक्स विल बी 0, इनिशियल फ्लक्स विल बी -b into A. तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी. व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस नेगेटिव क्वांटिटी हियर, सो माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, and that is why the final answer is 0.125 volt induced EMF in the coil. Similarly, the next question, that is question number 7, उसमें ये बोल रहे हैं कि that an EMF of 2 volt is induced in a coil when the current is changed from 0 ampere to 10 ampere in 0.4 second. 2 volt induced EMF develop होता है. This is question number 7. EMF induced is 2 volt when the change in current is from 0 ampere to 2 ampere
10 ampere, so the change in current will be 10 ampere and in the time delta t की वैल्यू दी हुई है that is 0.40 सेकेंड. 0.40 सेकेंड में इतना करंट में चेंज आता है. अब करंट इंक्रीज भी हो सकता है, करंट डिक्रीज भी हो सकता है. रिमेंबर, अगर करंट इंक्रीज होता है तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसको अपोज करेगा और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब करंट को सपोर्ट करेगा. फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं दैट इज E इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस L di बाई dt होता है. तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ मॉड साइन लगा देते हैं. मॉड साइन लगा देते हैं तो माइनस साइन से हमको मतलब नहीं रह जाएगा. इंड्यूस्ड EMF इज 2 वोल्ट और L that is di by dt, change in current is 10 ampere divided by the value of this is 0.40. So यहाँ पर change in current 0 ampere to 10 ampere है and that is why the inductance या self induction जो आएगा that is comes out to be 50 Henry induced EMF आएगा, सॉरी self inductance आएगा. Now after this similarly question number 8 में आप देखेंगे कि now mutual inductance निकालना है और mutual inductance निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है that is equal to E induced. फिर से हम बगैर किसी कंफ्यूजन के सब कुछ अवॉइड करें कंफ्यूजन को, माइनस M di by dt लिख लेते हैं. जहां पर हमको चेंज इन करंट, अब इंक्रीज इन करंट भी हो सकता है, डिक्रीज इन करंट भी हो सकता है, माइनस साइन प्लस साइन दैट विल बी डिपेंडिंग कि यहां पर करंट इंक्रीज हो रहा है या करंट डिक्रीज हो रहा है. इंड्यूस्ड EMF, इन्होंने कहा कि दैट coil P decreases, current in the coil P decreases from 50 ampere to 0 ampere in 0.2 सेकेंड. 0.2 सेकेंड में करंट डिक्रीज हो रहा है 50 एम्पियर से 0 एम्पियर के लिए. और इसके बाद में EMF इंड्यूस्ड है 60 वोल्ट. देखिए EMF इंड्यूस्ड इज 60 वोल्ट. दिस इज इक्वल टू M di by dt is what? That will be equal to 50 divided by 0.2. 0.2 सेकेंड में ये 50 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है 0.2 सेकेंड में. एंड आफ्टर दैट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो M यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी दैट इज 2.4 हेनरी. 2.4 हेनरी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ PQ कॉइल. पेयर ऑफ द कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है. सेल्फ इंडक्टेंस ऑलवेज सिंगल कॉइल का या सिंगल सोलेनॉइड का आता है. Now the next question is very important question, that is question number 9. Question number 9 में फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में और ये 200 ओम का, सॉरी ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके साथ पैरेलल में 10 हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है और 200 ओम का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है एंड बैटरी. Now after that t is equal to 0 पर key is closed. t is equal to 0, key is closed. What will happen when the key is closed? जब की को क्लोज किया जाएगा तो एकदम से करंट इंक्रीज करेगी और जब करंट इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज को अपोज करेगा इंडक्टर. इंडक्टर करंट को अपोज करेगा, मतलब इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा तो ऑलमोस्ट नो करंट विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर क्योंकि इसमें अपोजिशन शुरुआत में बहुत ज्यादा होगा एंड मोस्ट ऑफ द करंट, द टोटल करंट विल पास थ्रू दिस सर्किट. वो सीधे यहां से पास कर जाएगी. यहां पर इंडक्टर जो होगा वो इंड्यूस्ड EMF डेवलप कर रहा होगा, वो जो करंट को अपोज कर रहा होगा पेरेंटल करंट को. तो यहां से t is equal to 0 पर करंट नहीं फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर. तो करंट का सर्किट क्या होगा? इस समय करंट ऐसे करके यहां से ऐसे फ्लो कर रही होगी. सो व्हाट विल बी द करंट? जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. सो दैट इज I इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट है, I is equal to V upon R equivalent. What is the voltage? That is 3 volt. R equivalent 100 plus 200 मतलब कि 3 upon 300 that is equal to 0.01 एम्पियर. 0.01 एम्पियर इतना करंट इनिशियली ड्रॉ किया जाएगा. दूसरे पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि दैट इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस. इंडक्टेंस के अक्रॉस इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा?
क्योंकि ये इंडक्टर इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर भी होगा। 100 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सो V विल बी इक्वल टू IR 100 ओम के अक्रॉस। सो दिस इज 0.01 multiplied by 100, that is equal to 1 volt. 1 volt will be the potential drop across the inductor initially. The third point is very important. Third question में ये पूछ रहे हैं that final current drawn from the battery. What does it mean final current drawn from the battery? Initially t is equal to 0 पे जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो एकदम से करंट इंक्रीज करेगी, करंट रेज करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंक्रीज करेगा, तो ये जो इंडक्टर है शुरुआत में सबसे ज्यादा तेजी से काम करेगा, करंट को अपोज करेगा और यहां से करंट फ्लो नहीं करने देगा। धीरे धीरे करके क्या होता है कि सारा जोश इंडक्टर का ठंडा होता जाएगा और फाइनली इंडक्टर का जोश जब ठंडा हो जाएगा तो करंट क्या होगी, करंट फिर यहां से पास ना होके इसका अपोजिशन कम होने लगेगा। जब इंडक्टर का अपोजिशन कम होने लगेगा थोड़ी देर के बाद में इंडक्टर का अपोजिशन करंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसके बाद में करंट डोमिनेट करती जाएगी इसके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है। फाइनली करंट फुल्ली डोमिनेट करेगी, इंड्यूस्ड करंट विल ऑलमोस्ट बिकम्स इक्वल टू 0, देन करंट विल पास थ्रू दिस पाथ, ये वाले पाथ में करंट पास करेगी, ये रेजिस्टेंस वाले पाथ में नहीं पास करेगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टर स्टेडी स्टेट जब पहुंचेगा तो इंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल कंडक्टर, और आप जानते हैं कि कंडक्टर पाथ के थ्रू करंट पास करेगी रादर देन रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रेजिस्ट कर रहा है। अब रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है और ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, सो द पाथ ऑफ द करंट फाइनली आफ्टर द स्टेडी स्टेट हैज रीच्ड दैट विल बिकम्स थ्रू द इंडक्टर, तो इंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रही, मतलब अब 100 ओम जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रही है, दैट इज नन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सर्किट। तो पार्ट ऑफ द सर्किट ये है, करंट फाइनली I विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल वोल्टेज 3 ओम है और टोटल रेजिस्टेंस 200 है, सो दिस इज 1.5 होगा, तो 0.015 एम्पियर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। लास्ट पार्ट में ये भी पूछ रहे हैं दैट व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, तो भैया जिसको बिल्कुल बढ़िया प्लेन रास्ता मिलेगा तो वो उबड़ खाबड़ रास्ते में क्यों जाएगा, ये कंडक्टर है तो इस रास्ते पे जाएगा और ये रेजिस्टेंस है ये उबड़ खाबड़ रास्ते में क्यों जाएगा, सीधे इस वाले रास्ते पे जाएगा, दैट मींस नो करंट विल पास थ्रू द उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, नो करंट विल पास थ्रू द 100 ओम रेजिस्टर, सो 100 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट विल बी 0। So this is all part of this question. The questions were very important. Remember, next session में हम लोग alternating current के different circuits, मतलब RC सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, ये सारी चीजें और इसके साथ इनका फेजर डायग्राम एंड ऑल, बहुत सारे जो फॉर्मूले जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट सेशन में वीडियो नंबर 2 ऑफ E.M.I AC E.M.W में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? Thank you very much.